नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। राजनीतिक दलों के लिए चुनावी चंदे का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज भी छाया रहा। अब चुनावी बॉन्ड नंबर भी देगी एसबीआई। संविधान पीठ के कड़े रुख के बाद एसबीआई के पास जो भी जानकारी है उसका खुलासा करे। कहा यह भी कहा कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड नंबर देना होगा। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम चुनावी बॉन्ड नंबर देंगे। एसबीआई हलफनामा देकर बताए कोई जानकारी नहीं छुपाई गई है। एसबीआई गुरुवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दे। चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी मिलते ही अपलोड करेगा। आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं जगदीप छोकर साहब से, जो संस्थापक हैं एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। चुनावी बॉन्ड को लेकर अब जो भी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है अब तक, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि आप एक तरह से मुख्य याचिका करता रहे हैं इस मामले में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है उससे तो आज हम संतुष्ट हैं, लेकिन अभी 3-4 दिन तक जब तक सूचना नहीं मिल जाती तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है क्या होगा। अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं नंबर के मिलान को लेकर, राजनीतिक दलों को फंडिंग को लेकर, आपका क्या आंकलन है? देखिए, जो भी जानकारियां सामने आई हैं उनसे तो जो पहली बात तो ये है कि हमें बहुत खुशी है कि ये स्कीम सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हमने वही मांगा था। ये जो जितनी जानकारियां आगे से निकली हैं ये सुप्रीम कोर्ट का अपना इनिशिएटिव था, उसकी हम बहुत सराहना करते हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। उसके में से जो जानकारियां निकल के आ रही हैं उससे तो यही पता लग रहा है कि जो आशंकाएं इस स्कीम के बारे में थी वो मुझे लगता है बिल्कुल सही थी, जिनमें कोई गलती नहीं थी। चुनाव एक तरह से पर्व हो जाते हैं और राजनीतिक दल अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पूरी पारदर्शिता भी रहे, उसके लिए क्या क्या जरूरी है सर? जो आज हुआ वो जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इनके बॉन्ड्स के अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो हैं वो सब बॉन्ड्स के देने चाहिए, इस तरीके से कि वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर और बॉन्ड और उसको खरीदने वाला, उसकी तारीख और उसको भुनाने वाला और उसकी तारीख सब मैच हो जाए। ये निर्भर करेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बॉन्ड नंबर देने के लिए आज उसने वायदा किया है वो उनको किस हिसाब से देता है। अगर वो उनको ठीक ठाक सीधा साधा दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये चीजें आर पार हो जाएंगी, सामने हो जाएंगी। आप 2018-19 के दौरान चुनावी बॉन्ड पर भी गहराई से जानकारी चाह रहे थे, उस पर बात कितनी आगे बढ़ी? उस पर साफ गोई अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2 अप्रैल 12 2019 में जो एक अंतरिम ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये लिखा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन सब पार्टियों से पूछे कि वो बताएं कि उनको किस किस ने कितना कितना पैसा दिया है। और वो सील लिफाफे इलेक्शन कमीशन के पास थे। वो सुनवाई के दौर में सुप्रीम कोर्ट ले जाए गए थे। कल या परसों वो इलेक्शन कमीशन को वापस आ गए और इलेक्शन कमीशन ने उनको कल अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। उसमें कुछ राजनीतिक दलों ने बताया है कि उनको किसने पैसा दिया है। कुछ राजनीतिक दलों ने ये नहीं बताया कि किसने पैसा दिया है। और एक राजनीतिक दल ने तो ये भी कह दिया कि एक आदमी हमारे दफ्तर में आया और वो एक लिफाफा दे गया और चला गया, और जब हमने बाद में वो लिफाफा खोला तो उसमें 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड निकले, तो हमें पता नहीं है वो आदमी कौन था। तो ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि 12 अप्रैल 2019 तक ये कोई समझ सकता था या वो अपने दिमाग से ये अंदाजा लगाता था कि वहां तक की सूचना किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद की सूचना में तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो सारी पूरी की पूरी मिलेगी। तो जो आपका सवाल था कि 12 अप्रैल 2019 तक की सूचना कितनी मिलेगी, वो अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है वो पूरी सूचना ना मिले, ये मुझे भी अंदेशा है। सर, आप कई दशकों से राजनीति में भ्रष्टाचार कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपकी नजर में चुनावों को लेकर फंडिंग कैसे हो? क्योंकि तरह तरह की योजनाएं आती रही हैं, कैसे राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार करें? क्या सुझाव पार्टियों के लिए चुनावों में पैसे कैसे इकट्ठा करें?
देखिए, मेरा बड़ा आंकलन ये है कि हमारे देश में दो चीज होने की जरूरत है। एक ये कि राजनीतिक दल आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक हों, इस तरीके से कि देखने से एकदम पता लग जाए कि ये आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक है, जिसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेबल इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा ये है कि ये फाइनेंशियल, इनके जो पैसे वैसे का मामला है वो सारा पारदर्शी हो। वो पारदर्शी इसलिए हो कि सब राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और हम पब्लिक स्फीयर में काम करते हैं। तो अगर आप पब्लिक स्फीयर में काम करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं तो आपको अपने पैसे का भी पूरा खुलासा जनता के सामने करना चाहिए। उसके लिए एक ही तरीका है और कोई तरीका है नहीं। और वो तरीका ये है कि जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे सबको कहा गया था, देश की जनता को, कि आप अपना सारा लेन देन पैसे का कैश में मत करिए, सिर्फ डिजिटल तरीके से करिए। उस वक्त ये कहा जाता था कि पेटीएम से करिए। पेटीएम तो आजकल थोड़ा सा डिसरेप्यूट में है, हालांकि कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन और बहुत से यूपीआई के तरीके हैं। रू पे है, भीम पे है, जी पे है। और यूपीआई के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे मुल्क हैं। तो अगर हम अपना सारा काम यूपीआई के थ्रू करें, जब कहा गया था लोगों को डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे कि अगर आप रिक्शे वाले को 20 रुपए दे रहे हैं तो आप डिजिटली दीजिए, आप सब्जी वाले को 15 रुपए दे रहे हैं तो डिजिटली दीजिए। और हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे। तो अगर सारा देश कैशलेस जा सकता है तो राजनीतिक दल कैशलेस और डिजिटल क्यों नहीं हो सकते? तो एक ही तरीका है कि राजनीतिक दलों को सारी आमदनी, सारी डोनेशन डिजिटली की जाए और वो अपना सारा खर्चा भी डिजिटली करें। तो इसके अलावा कोई तरीका ये पारदर्शिता लाने का है नहीं। हम इधर उधर घूमते रहे, तरह तरह की स्कीम लाते रहे, फिर उन पे झगड़े होते रहे, फिर वो गैर कानूनी हो, फिर उसमें कुछ हो। ये सब छोड़ देना चाहिए और राजनीतिक दलों का और उम्मीदवारों का सारा आमदनी और सारा खर्चा डिजिटल होना चाहिए। एक ही तरीका है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए। गुरुवार तक का इंतज़ार करेंगे। और वाकई में सुझाव बिल्कुल सराहनीय है कि यूपीआई के ज़रिए डिजिटल पेमेंट हो। बहरहाल सीधे चलते अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास, जो सुप्रीम कोर्ट को लगातार कवर करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, आशीष, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आप गुरुवार तक की डेडलाइन दे दी है और जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है, कई और पहलू भी हैं इस मामले के, आप क्या बताएंगे? आज क्या रहा इस चुनावी बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में? रिपोर्ट इस आपकी ओबी की, जो आपकी रिपोर्ट है, इस ओबी के बाद दिखाएंगे जी। जी देखिए, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने उसी रुख पे अपना कायम रखा है, जिसमें कहा था कि जो वोटर हैं उनको सूचना का अधिकार है, उनको जानकारी होनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया है। तो उसी को लेकर उन्होंने सारी आपत्तियों को खारिज कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और कहा कि ये तो आपको देना पड़ेगा। हमारा आदेश ये था कि तमाम जानकारी दी जाए। तो ऐसे में उसी में यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर जो बॉन्ड का है वो भी शामिल है और आपको वो देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान पीठ ने जो फैसला दिया है उसे मानने के लिए एसबीआई जो है पूरी तरह बाध्य है, ये उन्होंने कहा। इसके पीछे सीधे सीधे मंशा ये है कि पारदर्शिता की जब बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, संविधान पीठ का 5 जजों का फैसला है, तो ऐसे में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, एक तरह से हम कहेंगे कि वो स्वतः संज्ञान लिया था कि जब एसबीआई से शुक्रवार को सुनवाई में पूछ लिया था कि आखिरकार पूरा डेटा क्यों नहीं दिया गया, ऐसे में आपने जो डेटा दिया है उससे साफ नहीं हो रहा है कि किसने किसको पैसा दिया, जबकि हमने आदेश दिया था कि तमाम जानकारी देनी चाहिए। तो आज उसको क्लैरिफिकेशन कर दी है कि तमाम चीज़ों का मतलब सारी चीज़ें हैं। और एक बड़ी बात यह है कि हलफनामा भी मांग लिया है एसबीआई के चेयरमैन से कि वो हलफनामा दाखिल करके 2 चीज़ें बताएं कि पहला, सारा डेटा दे दिया गया है, और दूसरा, अब कुछ भी छुपाया नहीं गया है। तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता को लेकर ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पारदर्शिता हमारे चुनावों में रही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 3 दिनों के भीतर ही बॉन्ड के यूनिक नंबर समेत सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए कही है। और आशीष भार्गव, हिमांशु शेखर की अब देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।
This information would help the voter to take a call whether to vote in favor of a particular party or not. चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को खरी खरी सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों के भीतर यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर समेत सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड संबंधी सारे ब्यौरे मांगे हैं तो एसबीआई उनको देने के लिए बाध्य है। इस ब्यौरे में यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी शामिल है। एसबीआई चुनाव आयोग को ये ब्यौरा भी दे। एसबीआई चेयरमैन 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करें, बताएं कि सारा ब्यौरा दे दिया है, कोई भी ब्यौरा छिपाया नहीं गया है। स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज करें। चुनाव आयोग से यह भी कहा गया है कि वो ब्यौरा मिलते ही फौरन इसे अपलोड करें। एसबीआई जब चुनाव आयोग के साथ सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अल्फा न्यूमेरिक नंबर शेयर करेगा और जब ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी, तब बड़ी तस्वीर साफ होगी कि पिछले करीब 5 साल में किस व्यक्ति या संस्था ने किस राजनीतिक दल को कितना राजनीतिक चंदा दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग भी ठुकरा दी है कि मार्च 2018 से अप्रैल 2019 के बीच चुनावी बॉन्ड का खुलासा भी किया जाए। चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख हमेशा से ही सख्त रहा है और अब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ जता दिया है कि जब मामला वोटर के जानने के अधिकार से संबंधित होगा तो फिर वो किसी भी तरह की राहत या रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात चुनावों की। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बीजेपी 17 सीटों पर और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास पार्टी को 5 सीटें मिली हैं और जीतनराम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1-1 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। और आइए इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मनीष कुमार के पास। मनीष, सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन जो राजनीति है, चिराग पासवान के चाचा हैं वो नाखुश रहे होंगे, लेकिन जो ये बंटवारा हुआ है इस आपका क्या आंकलन इसको लेकर, क्या सब कुछ यहाँ पर समझ गया है, सुलझ गया है? देखिए, जो आज का एनडीए है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड नहीं होती है, क्योंकि इसमें अगर आपको कम सीटें भी मिले तो आपके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वोटों का जो आपके पास में आंकड़ा होता है या वोट शेयर जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए जो चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार हो या जीतन राम मांझी हो, सबको जितनी सीटें बीजेपी ने दी सब ने वो बातें मानी है। हाँ, आज की बात, अब चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, बीजेपी अब एक बड़े भाई की भूमिका में आ गया है, जो कि 1996 से अब तक जिस भूमिका में जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार होते थे, वो अब बिहार में विधिवत रूप से बीजेपी, चूँकि वो 1 सीट ज़्यादा लड़ रही है, इसलिए वो बड़े भाई की भूमिका में है। और आप जानते हैं कि विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या ऐसे भी जनता दल यूनाइटेड से कहीं अधिक है।
दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान ना केवल 5 सीट पाने में कामयाब रहे, बल्कि वो अपने शर्तों पर आए हैं। उनको उनकी सारी शर्तें, जैसे कि उनके चाचा को पूरे एनडीए अलायंस से ना केवल अलग रखा जाए, बल्कि उनको किसी तरीके का राज्यसभा या राज्यपाल बनाने का कोई वादा बीजेपी की तरफ से नहीं किया जाए। यानी कि अब बिल्कुल मनीष, जो उनके आपको रोकना चाह रही हूँ, आपने आकलन किया और अब सीधे हम चलते हैं दक्षिण भारत, कोयम्बटूर चलते हैं। प्रधानमंत्री का 4 किलोमीटर लंबा रोड शो यहाँ पर शुरू हो गया है और ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का ये रोड शो है। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी लगे हुए हैं। तेलंगाना के बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है प्रधानमंत्री। तो दक्षिण भारत की लोकसभा की अगर कहें, जो 4-5 राज्य हैं उनकी 129 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और बीजेपी का मिशन साउथ एक फोकस है। और प्रधानमंत्री, हम देख रहे हैं लगातार कुछ महीनों से प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं और अभी तो चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में तेलंगाना थे और अब प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पहुंच गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से बीजेपी का चुनावी प्रचार दक्षिण भारत में यहाँ पर जोर पकड़ रहा है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद महत्वपूर्ण हो गया है कि तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगाएं और चुनावों का प्रचार प्रसार करें। और ये हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री का जो रोड शो है, ये 4 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा यहाँ पर, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और सड़कों के किनारे लोग यहाँ पर हैं और प्रधानमंत्री इनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं लोग। तो प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर हैं अब और प्रधानमंत्री तमाम जहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं, विपक्ष की रैलियों पर उन पर पलटवार भी कर रहे हैं, वार भी कर रहे हैं। चुनावी मौसम है और कल जिस तरह से शिवाजी पार्क मुंबई में आपने देखा, जिस तरह से इंडिया गठबंधन का पूरा एक महासभा वहाँ पर हुई थी, उस पर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा था और तेलंगाना की रैली से और अब प्रधानमंत्री खुद तमिलनाडु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मिशन साउथ जो है वो बीजेपी के लिए एक अहम लक्ष्य इस बार लोकसभा चुनावों से पहले बन गया है। यहाँ की अगर 129 लोकसभा सीटों को देखें, उन पर बीजेपी ने अपना निशाना साध दिया है। पिछली बार करीब 24-25 सीटें मिली थी और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ पर जीतने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। ये हम देख सकते हैं किस तरह से तमिलनाडु, जो कि गढ़ नहीं रहा है बीजेपी का, धीरे धीरे बीजेपी की कोशिश है कि किस तरह से यहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ाएं और यहाँ पर प्रधानमंत्री का रोड शो, अगर वो रोड शो कर रहे हैं 4 किलोमीटर लंबा, उसके अपने काफ़ी मायने हो जाते हैं। बीजेपी जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी साथ में युवा नेता मौजूद हैं और दोनों तरफ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री अभिनंदन का, उनका धन्यवाद करते हुए ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री आपको बता दें 5 दिनों के ये दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में प्रधानमंत्री की ये पूरी चुनावी उनकी रैलियां होंगी, सभाएं होंगी,
उनका दौरा रहेगा। ये मिशन साउथ एक तरह से कर बीजेपी का इस समय ये प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोयम्बटूर के साथ सालेम में भी जाएंगे और 18 और 19 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ पर लोगों को संबोधन उनका होगा यहाँ पर। और हम देख सकते हैं किस तरह से कई प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं भी लगातार प्रधानमंत्री ने की, लेकिन अब चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इसका ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन तिरुपुर, तिरुनेलवेली, मदुराई और टूटिकोरन में सभाएं हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन दक्षिण का आज चौथा दिन है और आज प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के जगतियाल में एक चुनावी रैली की और विपक्ष गठबंधन पर तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के कल के बयान को लेकर हमला बोलते हुए कहा था कि विपक्ष कह रहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, जबकि हम सब माँ बेटियों को शक्ति स्वरूप मानते हैं। और कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन अवसर पर राहुल गांधी ने शक्ति का जिक्र करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म एक शक्ति है, हमारी लड़ाई मोदी या बीजेपी के खिलाफ नहीं है, एक शक्ति के खिलाफ है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के इस वार को हथियार एक तरह से बना लिया है। कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। तो राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके अपनी बात पर सफाई दी है, लेकिन आइए पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने कल क्या कहा था। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के जो बयान पर ट्वीट किया है और लिखा है, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज़ को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी और चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चुंगल में दबोच लिया है। उधर दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश समेत 13 प्रदेशों के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है और यूपी की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके बाद पार्टी यहां के बचे हुए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है और अब तक बीजेपी ने यहां के 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है 80 में से, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह समेत महेश शर्मा, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति जैसे नाम हैं। यूपी की 80 सीटों पर सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। और बीजेपी मुख्यालय में कल यानी 19 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा समेत 13 राज्यों में बाकी बचे उम्मीदवारों के पैन पर चर्चा होनी है। माना जा रहा है कि कल की बैठक के बाद
बीजेपी की तीसरी लिस्ट सामने आ सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195, दूसरी में 72 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं। इस तरह 267 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं। तो चुनाव आयोग ने आज कई कदम उठाए हैं। आईपीएस विवेक सहाय पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी बना दिए गए हैं। आज चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को पहले हटा दिया था। लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव आयोग एक्शन में आ गया। कुछ और राज्यों में भी आयोग ने अधिकारियों पर फैसले लिए हैं। 6 राज्यों के गृह सचिव को भी हटाया गया है। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड के गृह सचिव हटाए गए हैं। और आपको बता दें, आज आप रात 8 बजे देख सकते हैं बैटल ग्राउंड हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ रात 8 से 9 बजे। दिल्ली में आज से 3 दिन का स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हो गया है। नए नए उद्यमी हैं और नए नए कामकाज। जैसे आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, ईसीजी करवानी है, तो लैब आपके घर आएगी और चंद मिनटों में काम पूरा करके चली जाएगी। सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी महज 2000 रुपये में। फिलहाल ये स्टार्टअप कोच्चि में चल रहा है और पूरे भारत में नेटवर्क फैलाने का विचार है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। फिलहाल हम एक ऐसे स्टार्टअप के पास हैं जो वर्चुअल क्लिनिक आपके घर पर मुहैया करवाता है। वैन जाती है और जो लोग घर से बाहर जाने में उनको दिक्कत होती है, लैब टेस्ट करवाने को लेके जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, उस तरह की सुविधा है ऑर्बिस लाइव्स वर्चुअल क्लिनिक में। हमारे साथ एंटन है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एंटन, ये क्या है पूरी चीज? थोड़ा हिंदी में बात करेगा, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। हम लोग अभी केरला में चल रहे हैं। हमारा 6 यूनिट vehicles already we have on trial basis we have started in Kerala, Cochin and also nearby villages. So almost 6 vehicles are there. In the 6th vehicle completely equipped with lab system. So lab equipment पूरा उसमें डाल के हम लोग आपका पास आएगा। जैसा आप और क्या क्या हम टेस्ट कर पा सकते हैं? क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं? आपका कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री एंड ब्लड टेस्ट, biochemistry, hematology, hormone test, and hormone sodium, potassium are always required, and D-dimer test, vitamin D, LFT, KFT, all। मतलब कुल मिला के दर्शकों को बताएं कि ब्लड टेस्ट तमाम हो जाएगा, पूरा ECG भी साथ में ECG भी कर सकते हैं। और कितना पैसा लगता है इस वर्चुअल? 2000 का, लेस देन 2000। 2000 मीन्स कंप्लीट टेस्ट प्लस डॉक्टर कंसल्टेशन एंड सर्विस एट होम। और आने वाले वक्त में हमारी क्या योजना है? इस तरह की कितने हम व्हीकल ऐड ऑन? हमारा प्लान अभी पूरा पान इंडिया में एक्सपांड करने का प्लान है हमारे पास। हमारा फंडिंग का थोड़ा वी आर लुकिंग फॉर फंडिंग एंड अदर थिंग्स। देन बेसिकली वी हैव टेक्नोलॉजी एंड आवर सॉफ्टवेयर सिस्टम, एवरीथिंग इज रेडी नाउ। सो नाउ ओनली थिंग इज वी नीड टू modify the vehicles and attach with all medical equipment, connect with the software. Then we have to start giving services at doorstep. And the main thing is manpower. We need a well experienced manpower चाहिए। हमारा nursing professionals and lab technicians, paramedical team, drivers. So each vehicle, we start one vehicle for people getting employment. So new for। और रोज दिन कितने लोग अभी आ रहे हैं आपके पास? अभी 40 to 50 तक आ रहे हैं अभी daily। रोज, because we are not giving advertisement, only word of mouth people are calling us। ठीक, okay। But now ऐसा चल रहे अभी, and we are planning to expand now. Now we started in Kerala. Slowly we will move to other part of the cities also। बांग्लादेश के 7 नागरिकों को समुद्री लुटेरों से छुड़वाने के भारत की नेवी के काम की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। बल्गेरिया की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मारिया गैब्रियल ने भी भारत की तारीफ की। तो उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया है कि दोस्त इसलिए तो होते हैं।